नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। सुपर पावर अमेरिका की आज बात करेंगे और यहां सवाल ये करेंगे कि आखिर अमेरिका उस ट्रैप में फंस चुका है जिसमें चीन उसे फंसाना चाहता है। सुपर पावर अमेरिका के हौसले पस्त हो चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप कल तक खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा बता रहे थे, आज वही ड्रैगन के सामने सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजिंग की एक चेतावनी और ट्रंप के पसीने आजकल छूटने शुरू हो जाते हैं। सुपर पावर अमेरिका ने ताइवान को बीच समंदर में भगवान भरोसे छोड़ दिया है। ताइवान जिसे बचाने की कसमें डोनाल्ड ट्रंप खाया करते थे, आज उसी ताइवान को ट्रंप ने अपनी राजनीति के लिए बलि का बकरा बना दिया है। आपको बता दें कि ताइवान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे किनारा किया, वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं और बताते हैं कि ताइवान के मुद्दे पर ये अभी तक का सबसे बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न है। सुनिए पहले। China is a very, very powerful, big country. That's a very small island. It's, you think of it, it's 59 miles away, 59 miles. We're 9,500 miles away. That's a little bit of a difficult problem. With all of that being said, you know, if you look at the history of Taiwan, Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing. Because if they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about Intel, and everything was about our chip companies. They stole our chip industry. तो सुना आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्या कह रहे हैं और किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए बहुत बड़े यू टर्न लेते हुए नजर आए और ताइवान का मुद्दा धरा का धरा रह गया। सोचिए, जो ट्रंप कल तक ताइवान में अमेरिकी सैन्य शक्ति बढ़ाने के हुंकार भर रहे थे, आज उनके सुर पूरी तरीके से बदले बदले नजर आ रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस वक्त इसी को लेकर क्या डिटेल सामने आ रही है और क्या इस वक्त तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं। ड्रैगन से ट्रंप आखिर डरा क्यों है, क्या इसके पीछे कारण है? चीन एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश बनकर उभर रहा है। चीन इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहा है उसके इर्द गिर्द डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं। ताइवान एक बहुत ही छोटा सा टापू है, आइलैंड कंट्री होने की वजह से इतना बड़ा मैसिव, इसको लेकर कोई काउंटर वो रख नहीं रहा है। चीन ताइवान से 59 मील दूर है, यूएस 9,500 मील दूर। यानी कि अब सीधे देखिए, चीन सिर्फ और सिर्फ कितना डिस्टेंस शेयर कर रहा है और यहां पर अमेरिका के साथ ताइवान के बीच अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो 9,500 मील दूरी सामने आ जाएगी। अब ताइवान की तरक्की में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों का हाथ रहा है। उन्होंने साथ खुले मंच पर ताइवान का दिया, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था कि अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत चीन वहां कब्जा कर ले। ताइवान की तरक्की में अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो इस बाबत साथ आते थे ताइवान के कि विस्तारवादी नीति सफल ना हो जाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों को पता ही नहीं था क्या वो कर रहे हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं, अपने बयान सुना होगा, उसमें कहा जा रहा है कि जो इतिहास में हुआ वो गलत था। ताइवान ने अमेरिका की चिप इंडस्ट्री ही चुरा ली है, चिप इंडस्ट्री को कोलैप्स कर दिया है और ये जो है घाटा अभी अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। ताइवान को आजादी के लिए आवाज उठाने का हक नहीं है, क्योंकि वो गलत ढंग से चीजें सामने रख रहा है। ताइवान के 14 अरब डॉलर के हथियार पैकेज पर फैसला अभी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आप अगर सुनेंगे तो उसका लबोलुआब ये कि ताइवान के मसले पर अभी तक कुछ गलतियां हुई है। चीन में शी जिनपिंग से मुलाकात क्या हुई, ट्रंप ताइवान को भूलकर चीन का गुणगान करने लगे। ऐसा लग रहा है कि ऐसी कौन सी बातचीत या ऐसी कौन सी नस दबा दी है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके इर्द गिर्द अभी घुमाया जा रहा है, अपने इशारों पर नचाया जा रहा है। वॉशिंगटन के गलियारों में अब जो बयान सामने आ रखे हैं ताइवान को लेकर खासकर, वो बहुत दिलचस्प है। ताइवान अमेरिका से बहुत दूर है। ट्रंप कह रहे हैं कि इतनी दूरी पर रक्षा करना आसान नहीं है, ये कोई पास का देश ही कर सकता है। अभी तक तो दुश्मनी थी, अभी तक तो चीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब क्योंकि ईरान में फंस गए हैं, हॉर्मूज से सांसें अटक गई हैं, अभी ताइवान का मुद्दा धरा का धरा रहना चाहिए। लेकिन सच ये कि दूरी नहीं है बल्कि खौफ है जो बीजिंग में ट्रंप को देखा गया, जिस खौफ के साए में इस वक्त ट्रंप जी रहे हैं।
अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि वॉशिंगटन से ताइवान की दूरी और चीन से ताइवान की दूरी कितनी है। अगर युद्ध होता है तो कितना समय लग सकता है। अब ये पूरा वर्ल्ड का मैप आप देखिए और ताइवान की कंडीशन को देखिए। ताइवान कहाँ है आप देखेंगे तो ये टापू, ये आइलैंड कंट्री है और अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स से इसकी दूरी आप देखेंगे तो आपको वॉशिंगटन डीसी जो उसकी राजधानी है उसकी दूरी 9,500 मील है। ये आप अप्रोक्सीमेट आंकड़ा भी देख पा रहे होंगे 11,100 किलोमीटर यानी कि 6,900 माइल। अब इस आंकड़े के अलावा अब चाइना से इसकी दूरी देखेंगे तो बीजिंग से इसकी दूरी, अगर यहां से ताइवान पर कब्जा चलाना हो या इसके इशारे पर, चाइना के इशारे पर ताइवान को ऑपरेट करना हो, ये अपने आप में बहुत आसान है। अब इसी को हथियार बना लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब बीजिंग चाइना की बात करें तो यहाँ की जो रणनीति है और यहाँ की जो दूरी है इसका हवाला देते हुए बेशक डोनाल्ड ट्रंप अपना पत्ता साफ कर रहे हो, चाहे वो ये बता रहे हो कि बीजिंग टू ताइपे इस वक्त जो डिस्टेंस है 1,800 किलोमीटर महज है। अगर 1100 मील्स में अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 1120 माइल बस दूरी है, तो भी ये जो आंकड़ा है और ये जो एक्सप्लेनेशन है डोनाल्ड ट्रंप का, ये विफल हो जाता है। वॉशिंगटन से ताइवान की दूरी 11,100 किलोमीटर है। ये देखिए, आप इसे देख भी पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि किस रणनीति के तहत यहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस मैप में एक एक्सप्लेनेशन और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्या कुछ छिपाया जा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी विफलता डोनाल्ड ट्रंप की इसकी नहीं मानी जाए। बीजिंग से ताइवान पहुंचने में 4 से 5 घंटे का वक्त लग सकता है और यही अगर समय का आप पैमाना निकाले, अमेरिका से अगर ताइपे जाना है, ताइवान जाना है तो 15 से 16 घंटे लगते हैं। ये भी एक हथियार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया। अब आगे यू-टर्न जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है उसकी बात करते हैं। इस यू-टर्न के पीछे का सबसे बड़ा रीजन शी जिनपिंग की वो सीधी और सख्त चेतावनी है। जिनपिंग ने बंद कमरे में ट्रंप से साफ कह दिया, ताइवान का मुद्दा चीन की रेड लाइन है। यानी कि यहां शी जिनपिंग ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि ताइवान के मसले में कोई हस्तक्षेप एक्सेप्टेड नहीं है। आप अगर इस मसले पर कोई भी बात रखते हैं, समझौता नहीं होगा, यहां तक कि आपकी बात ली भी नहीं जाएगी। और अगर कोई गलत कदम अमेरिका उठाता है, बहुत डेंजरस होगा। अमेरिका ने ठीक से नहीं संभाला तो सीधा टकराव होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि ये सीधे सीधे युद्ध का रूप भी ले सकता है। जिनपिंग की इस आंख दिखाने के बाद ट्रंप की सारी हेकड़ी गायब हो गई। उन्हें लगा कि अब धरती हिल गई है पैरों के तले। अमेरिका समझ गया कि ताइवान के चक्कर में चीन से सीधे भिड़ना पड़ सकता है और यह भिड़ना अमेरिका के लिए इस वक्त भारी भी पड़ सकता है। कैसे, उसको लेकर के भी कुछ डिटेल्स है। चीन ने ट्रंप को धमकाते हुए क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं और धमकी देने के अंदाज को भी दिखाते हैं कि इस वक्त क्या कुछ कहा गया है। जिनपिंग की बात करते हैं। जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी दी है, खुली तरीके से वार्न किया है, ताइवान मुद्दे को सही तरीके से संभाला जाए, सही तरीके से इस पर बात की जाए। जिनपिंग की चेतावनी के कारण ट्रंप की भाषा नर्म पड़ गई। जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप को खुली चेतावनी जब दी तो इससे सीधे तौर पर यह क्लियर मैसेज जाता है कि पूरी वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इस वक्त चीन एक ऐसे रूप के जरिए निकलकर सामने आ रहा है कि ऐसा कार्ड है जो चलने के लिए अगर एक भी गलती हुई, अगर उसके मसले में कुछ भी चीजें खराब हुई तो ये बड़े से बड़े महाशक्ति के लिए बहुत घातक होगा, खासतौर पर अमेरिका के लिए। इस परिप्रेक्ष्य में जिनपिंग की धमकी का नतीजा क्या हुआ? ट्रंप ने साउथ चाइना सी का मैदान छोड़ने के संकेत दिए। लड़ना ही नहीं है साउथ चाइना सी के लिए। ताइवान को ड्रैगन के मुंह में धकेलकर अमेरिका ने हाथ और साथ दोनों छुड़वा लिया है। ताइवान आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब मसला ताइवान का था और चीन को कटघरे में अमेरिका को लाना था, तब तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े सूरमा के रूप में अमेरिका ने अपने आप को प्रेजेंट किया। आज तक के राष्ट्रपति अमेरिका के यही दिखाते आए कि ताइवान का मसला बेहद अहम मसला है और ताइवान की आवाज उठनी चाहिए ग्लोबल ऑर्डर में। ताइवान की आवाज चाइना नहीं दबा सकता। लेकिन अब ऐसा एकाएक हुआ क्या? इसके बाद सवाल ये कि क्या ताइवान पर चीन का कब्जा अब निश्चित है, तय है?
क्या ट्रंप की इस कायरता के बाद ताइवान का अस्तित्व खतरे में आएगा या यूं कहे सीधे सीधे खत्म हो जाएगा? ट्रंप के इस कदम ने साबित कर दिया है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। यहां ये वही वाला एक तरह से फॉर्मूला है कि राजनीति में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, डिप्लोमेसी के रास्ते हर दफा खुले होते हैं। ड्रैगन के डर से ताइवान अब इतिहास बनने की कगार पर आ गया है और इस बीच चीन ने जो घेरा तैयार किया है अमेरिका के लिए, उसमें वो घिरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल आज का चार के चक्रव्यूह का जल्दी से आपके सामने रख देती हूं, उसके बाद चर्चा हम करेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या ड्रैगन के डर के कारण डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान का साथ छोड़ दिया है? कारण क्या रहा, इस पर बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं। मेजर जनरल राजन कोचर सर हमारे साथ कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर कनेक्ट है, साथ ही डॉक्टर अजिताभ सिंह विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ कनेक्ट है, संजीव श्रीवास्तव सर बहुत समय बाद हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। श्रीवास्तव सर आपका भी बहुत स्वागत है। राजन सर, पहला प्रश्न आपसे, ट्रंप की बोलती उनकी सिट्टी पिट्टी गोल क्यों हो गई है? क्यों नहीं आवाज निकल पा रही है अब? मैं तो सीधे इसे ऐसे ही देखती हूँ कि चीन गए, करने कुछ गए, हो कुछ गया। अभी तो बड़ी बड़ी दावे ताइवान को लेकर कर रहे थे, जाने से पहले तो इंडस्ट्रीज को लेकर तस्वीर दिखाई थी, उन्होंने तो कई कंपनियों को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। अब आने के बाद बोलती बंद हो गई है, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे, फ्लरिश करेंगे, चाइना अमेरिका डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाएंगे, इस तरीके की तस्वीर। ये नर्म रुख, ये रवैया सर, ये समझ में नहीं आ रही बात। रितु जी, इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा एक डीपर इसका पर्सपेक्टिव लेना पड़ेगा। इसका मिलिट्री पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। Okay. जैसे आपने अभी बताया कि डिस्टेंसेस, लड़ाई, ये वो सारी चीजें नहीं है यहाँ पे इकोनॉमिक वॉर है। ये एक क्षेत्र लड़ाई का अलग है और इस क्षेत्र में शायद चाइना अमेरिका से आगे। Okay. और इसीलिए ये आपने देखा कि बार बार स्ट्रेस किया जा रहा था एक मीटिंग दो इक्वल्स के बीच में है, बिकॉज पहले इसको अमेरिका चाइना को अपना इक्वल नहीं मानता था, आज मजबूर है उसको एक इक्वल मानने के लिए। और ये रीजन है कि ये एक सोवियत यूनियन नहीं है कि आप इसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, आप इसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे और ये झुक जाएगा। बिकॉज अमेरिका ने टैरिफ लगाए और उसका इसको क्या इम्पैक्ट हुआ, चाइना के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। और इसीलिए अमेरिका जानता है कि बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या रही है, तो पॉलिसी ये रही है कि ये डराता है, धमकाता है देशों को और खास तौर पे जो देश उससे कमजोर होते हैं और दुनिया को ये क्यों दिखाना चाहते हैं, अमेरिका की तरफ से ये पिक्चर क्यों रिप्रेजेंट की जा रही है और क्यों एक दूसरा कोई कारण देकर के मसले से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? अमेरिका तो सुपर पावर है। 30 सेकंड्स में पहले ओपनिंग कमेंट सभी से ले लो, उसके बाद राजेंद्र सर वापस आ रही हूँ। यूके देवनाथ सर, इस पर आपकी राय क्या है? ड्रैगन से डर गया है अमेरिका या ये भी कुछ पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल हो रहा है? रितु, अभी वो शी जिनपिंग से हाथ मिला के आए हैं और वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग को कुछ दिनों तक प्रसन्न मुद्रा में रखें। वो चाहते हैं कि जो वहां पर ट्रेड, व्यापार के बारे में बात हुआ है, शी जिनपिंग जो हैं वो प्रसन्न मुद्रा में रहते हुए उन ट्रेड और व्यापार के जितने डील साइन हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं, उनको अपना वरद हस्त्र प्रदान कर दें। जी बिल्कुल यूके देवनाथ सर, ये जो आपने पॉइंट कहा है, इसके साथ साथ मेरे साथ और भी खास मेहमान कनेक्ट है, विदेश मामलों की बेहतरीन जानकारी रखते हैं, उनका एक एक करके एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी साझा करेंगे। साथ ही अजिताभ सर, मुझे ये बताइएगा, ताइवान से हाथ और साथ छोड़ने के पीछे का बड़ा कारण आप क्या मानते हैं अमेरिका का? देखिए रितु जी, मेरे हिसाब से तो कोई अमेरिका का स्टैंड चेंज नहीं है। ये एक डिप्लोमेटिक, आप कह लीजिए मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं। ट्रंप ने चुप्पी साध ली है, कोई चेंज अमेरिका का स्टैंड नहीं है, क्योंकि अमेरिका चीन को अगर कब्जे में कभी कर सकता है फ्यूचर में, अभी तो यस वो थोड़ा सा डाउन है बट नॉट आउट, ये अमेरिका का है। और
कहीं ना कहीं अगर चीन को शिकंजे में लेना है तो ताइवान को अमेरिका कभी छोड़ेगा नहीं। और ताइवान का अभी तक जैसे वो सपोर्ट करता रहा है चुपचाप, जो एक 1979 का उसका जो ताइवान रिलेशंस एक्ट है उसके तहत वो उसको डिफेंस की सप्लाई जारी रखेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। एट द सेम टाइम उसका एक जो इंडिपेंडेंस का जो नाम मात्र की ये जो बात है वो नहीं करेगा। तो ये उसकी डिप्लोमेटिक एक ये चाल है और ये चलता रहेगा अमेरिका चीन को अपने शिकंजे में रखने के लिए। पर ताइपे पर ये जो चाबुक जिनपिंग चलाना चाहते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि कोई पहले बीच में रोड़ा अमेरिका था, लेकिन अब वो भी साइड कर दिया है। जिनपिंग की जो सीजन्ड पॉलिटिशियन होने की एक तस्वीर दिखाई जाती है, वो धरातल पर नजर भी आ रही है। श्रीवास्तव सर, इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि अभी तक तो चर्चाएं होती थी, शी जिनपिंग इज वेरी एक्सपीरियंस्ड, एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, और उस दौर में भी जब ड्रैगन को बड़े सवालों के घेरे में रखा गया था, कोरोना वायरस के दौरान भी जब हमने देखा था कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा गया था, और टैरिफ के बाद जो ट्रेड वॉर अमेरिका ने चीन के खिलाफ शुरू की थी, हर एक तस्वीर में अमेरिका ने चीन को वो पोर्ट्रे किया था कि हर एक गलती का, हर एक विनाश का कारण ही चीन है। अब इसके बाद कट टू दिस पॉइंट जहां आज ड्रैगन इतना ज्यादा सफल है, उसमें शी जिनपिंग ही उनके सामने नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण? देखिए रितु जी, मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ताइवान के प्रति नीति में कोई भी परिवर्तन आया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ताइवान के प्रति जो नीति है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान के साथ अपने संबंध रखता भी है, लेकिन उसमें एक सेंस ऑफ एम्बिग्यूटी भी बनाए रखता है। और जाहिर है कि अमेरिका भी ताइवान को फुली जो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, डिफैक्टो स्टेटस है। लेकिन यूएस ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979 के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को लगातार जो डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो सप्लाईज है वो करता है, और आगे भी वो ऐसा करेगा, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ। क्योंकि देखिए, एक बात मैं रितु जी स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि यदि चाइना ताइवान पर अपना ऑक्यूपेशन करने में सफल हो गया तो वो सिर्फ ताइवान तक नहीं रुकेगा, और ताइवान को अपना बेस बनाते हुए वो पूरे साउथ चाइना सी के 90% भाग पर, जिसपे कि वो एक काल्पनिक 9-9 के माध्यम से एकाधिकार का दावा करता है, मोनोपोली का दावा करता है, उसकी तरफ वो आगे बढ़ेगा। फिर वो सेंकाकू आइलैंड जो जापान का है उसकी तरफ बढ़ेगा। कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, अमेरिका का हाल ऐसा ही लग रहा है फिलहाल। नहीं, ऐसा देखिए रितु जी बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उसमें ताइवान की प्रति उसका जो कमिटमेंट है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। और अमेरिका ने अगर ताइवान को, चाइना को जाने दिया तो फिर अमेरिका के हाथों से सब कुछ निकल जाएगा, जो कि और चाइना जो भी कुछ वहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में जो उसकी डोमिनेशन को स्थापित करने की मंशा है वो उसकी पूरी हो जाएगी। और जो कि अमेरिका, आज डोनाल्ड ट्रंप है, भले से वो उसके बारे में ज्यादा कुछ अभी न कहें, लेकिन अमेरिका की आज भी जो ताइवान के प्रति उसका जो कमिटमेंट है वो बना हुआ है। और लेकिन ये बात डोनाल्ड ट्रंप का हमने सुना है, अभी डोनाल्ड ट्रंप के सुर अब बदले हुए लग रहे हैं। अभी इसी पर राजन सर से मैं एक प्रतिक्रिया लेती हूँ। राजन सर, डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं कि पिछले राष्ट्रपतियों ने बहुत बड़ी गलती की थी, एक्सेप्ट किया था ताइवान के केस को एज इट इज जो ताइवान ने प्रेजेंट किया। सेमीकंडक्टर्स का केस हो, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का जो हब हो, TSMC जो भी हो, जो भी दिखा रहा हो, कंडक्टर्स का सीधे तौर पर इधर व्यापार का अगर मैं कहूँ वो पैमाना कितना इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि चिप्स चुरा ली है, पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर दी है, अमेरिका इसमें घाटे में रहा। देखिए वो सब पास्ट है। अभी डोनाल्ड ट्रंप इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज हम सबको एक्चुअली साफ होनी चाहिए, जो भी जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं कि चाइना और अमेरिका कभी भी दोस्त नहीं बन सकते, दे कैन नॉट बी परमानेंट पार्टनर्स। तो वो चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। ये टेम्पररी फेज है। डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुका है, और वो क्यों फंस चुका है? क्योंकि आज जो सप्लाई चेन है आपका क्रिटिकल, आप एलिमेंट्स का, मटेरियल्स का, और जो आपकी बैटरीज का आप देख लीजिए, आपने सेमी कंडक्टर्स का आपने जिक्र किया, हम इसको रेयर अर्थ
इसको एलिमेंट्स का भी जिक्र करेंगे। आज अमेरिका का, और मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी बताया कि 78% जो मैन्युफैक्चरिंग में उनको सामान उसको लगता है, उनको मिसाइल्स बनाने में, आर्मामेंट्स बनाने में, रॉकेट्स बनाने में, और उनका एविएशन सेक्टर के लिए चाइना से आता है। और अब जिस तरीके से ईरान की लड़ाई हुई है और यूक्रेन को भी अमेरिका ने काफ़ी कुछ सप्लाई किया, आज अमेरिका के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुके हैं और वो उसको रिप्लेनिश करना चाहता है। और अगर उसको चाइना की सपोर्ट आज के दिन नहीं मिलेगी तो वो रिप्लेनिश नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए हैं और इतना बड़ा ट्रेड डेलीगेशन लेके गए। किस लिए गए वो अपना ट्रेड डेलीगेशन लेके? इसलिए गए बिकॉज आज अमेरिका को चाइना की बहुत ज़रूरत है। और एक टेम्पररी हैंडशेक मैं ये मानता हूँ, और मैं टोटली एग्री करता हूँ जो हमारे को पैनलिस्ट हैं अजिताभ जी और श्रीवास्तव जी, दैट ताइवान के ऊपर अमेरिका का स्टैंड बदली नहीं होगा। वो कोई स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे। देखिए, वो चाइना को एंटेगनाइज नहीं करना चाहते अभी, और इसीलिए कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, और ये ऐसी स्टेटमेंट नहीं आएगी जिससे चाइना नाराज हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने पर ये भी देखा, इतनी परवाह है क्यों नाराजगी की? अभी चीन के लिए तो बड़े बड़े बात कही थी, एक तरह से विक्टिम दुनिया को बनाते हुए ये सिंपैथी फैक्टर भी चलाया गया। वायरस का मैंने जिक्र किया, कोरोना वायरस में जब तस्वीर देखी गई उसमें भी बहुत बड़ा इसकी वजह बताया गया। लेकिन अब ये नर्म रुख क्यों? सवाल यही है कि फर्क क्या अभी अमेरिका को पड़ना शुरू हो चुका है कि चीन के लिए एक बयान दिया, गलत बयान सामने आया, उसका असर होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आज डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ईरान में वो फंसा हुआ है और इसको रशिया से लड़ाई बंद नहीं हो रही है, यूक्रेन में भी वो फंसा हुआ है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कार्यकाल में कुछ दिखाना है तो एक चाइना का वो दिखा सकता है कि हमने चाइना के साथ दोस्ती कर ली, और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, देखिए आप जो स्वीट कॉर्न का भी मामला है और उसका एग्रीकल्चर का भी मामला है, वो भी एक्चुअली फंसा हुआ है, और बीफ एक्सपोर्ट्स भी फंसे हुए हैं। अब देखिए, अमेरिका बहुत एक, अगर आप इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड देखें, इट इज $650 बिलियन ट्रेड, और जो इसका डेफिसिट है, जो इसको अमेरिका की तरफ डेफिसिट आ रहा है, वो है $250 बिलियन। तो ये एक बहुत गैप है ट्रेड में, और इसको अमेरिका ही कोशिश करने की कोशिश की, क्योंकि इसको डेलीगेशन क्यों लेके जा रहा है, बोइंग भी अपना बेच रहा है चाइना को, इसलिए लेके, क्योंकि वो इस ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता है, एक बैलेंस ट्रेड सामने लेके आना चाहता है। उसने भारत के साथ भी यही किया। अब इसको भारत के पास, श्रीवास्तव सर से, श्रीवास्तव सर, एक कहावत होती है ना, अंग्रेजी में कहा जाता है बीटिंग अराउंड द बुश, बट अभी डोनाल्ड ट्रंप चीटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं। कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं और जता कुछ रहे हैं। मतलब अभी चीन वाली सिचुएशन में अगर हम देख लें, गए थे बिजनेस का हवाला देकर, क्योंकि पहले से प्रस्तावित उनका दौरा था, पोस्टपोन किया गया ड्यू टू रीजंस ऑफ वॉर। बट अगर अभी देखें तो हॉर्मूज पर वो बंद कमरे में जो बातचीत हुई होगी, आपको क्या लगता है हुआ क्या होगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि हार्मूज, स्टेट ऑफ हार्मूज के नॉर्मलाइजेशन के लिए, डी वेपनाइजेशन के लिए जरूर दोनों जो देश हैं, यूएस और चाइना, वो उसमें सहमति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मूज अगर इसी तरीके से डिसरप्टेड रहता है, ब्लॉकेड काउंटर ब्लॉकेड वाली स्थिति अगर ऐसे ही बनी रहती है, तो ऐसे में जाहिर है कि चाइना का भी जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित उससे हो रहा है। चाइना के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हो सकते हैं, महीनों के हो सकते हैं, लेकिन चाइना बहुत लंबे समय तक इसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि स्टेट ऑफ हार्मूज इसी तरीके से ब्लॉकेड में रहे। और जाहिर है कि विश्व का जो भी ऐसे राष्ट्र, हम जिसमें हमारा अपना राष्ट्र भी शामिल है, जो हम बड़े पैमाने स्टेट ऑफ हार्मूज पर डिपेंडेंट रहे हैं, हम भी इस बात को चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मूज में जो डिस्ट्रप्शंस हैं वो हटें, वहाँ पर ब्लॉकेड हटे और वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो। और मैं ये भी अवश्य कहना चाहता हूँ कि स्टेट ऑफ हार्मूज के इस डिस्ट्रप्शन से ईरान स्वयं बहुत गहरे तरीके से प्रभावित है। ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा रखा है, उससे ईरान के सामानों की जो आवाजाही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका पूरी तरीके से ठप है। और ऐसे में यदि ये स्थिति इसी तरह से रही तो जाहिर है कि आने वाले समय में उसके जो तेल के जो कुएं हैं उसको बंद करना पड़ सकता है। और एक बार जो कुएं बंद हुए
तो उसको रीस्टार्ट करने में एक लंबा समय लगता है। नहीं, और ये आपने ईरान कहा, की जो आपने बताया कि अमेरिका जो अभी मीडिया में भी अगर कहा जाए ये जो खबर फ्लोट हो रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को झुका हुआ बताया जा रहा है, शरण में बताया जा रहा है चीन के, ठीक है, एक कंडीशन में आपकी अगर बात मैं ले भी लूँ सीरियस कि एक्चुअल में कंडीशन ये होगा कि अमेरिका बता कुछ रहा है और ताइवान को लेकर उसका रुख वो है नहीं जो दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बयान सामने आना, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि ताइवान के केस में बड़ी गड़बड़ी हुई है, पास्ट केस का मैं जिक्र कर रही हूँ, वो क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशंस की और विशेष रूप से जो डेमोक्रेट्स की बहुत आलोचना करते रहे हैं। और वो ताइवान के संदर्भ में हो, चाहे वो कोरोना के संदर्भ में आप भी देख लीजिए, और चाहे जो भी विषय हो, सब में वो, चाहे वो प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा जैसा कि वो नाम लेते हैं, फिर स्लीपी जो बाइडेन का नाम लेते हैं, फिर वो क्रूकेड हिलेरी क्लिंटन इत्यादि जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो बहुत हार्श तरीका होता है अपने अपोनेंट्स को क्रिटिसाइज करने का, और वो जाहिर है कि कन्वेंशनल तरीके से नहीं करते हैं, और उनका जिनकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही हार्श होती है, लेकिन उसका आशय ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ताइवान के ऊपर जो कमिटमेंट है उसको कहीं से कम करने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में जाहिर है कि उन्होंने जब टेक ओवर सत्ता का किया था तो सीधा सीधा फोन से उनसे ताइवान के राष्ट्रपति से बात भी की थी, जिससे चाइना बहुत नाराज हुआ था, और इस तरीके के संकेत गए थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका अपनी जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की पॉलिसी को छोड़ने जा रहा है। और अमेरिका आज भी मेंटेन करता है कि वो अपनी वन चाइना पॉलिसी पर कायम है। वन चाइना पॉलिसी के तहत जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना को बहुत ही एश्योरेंसेस दिए हैं कि वो इसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। नहीं, पर ये चालबाजी तो समझ आ रही है ना। अब एक्चुअली दो प्रश्न इसलिए हो रहे हैं कि जो दिखाया जा रहा है कि वही सच्चाई है या जो नहीं जताया जा रहा, ये इसलिए ट्रांसपेरेंट नहीं नजर आ रहा, थोड़ा धुंधला सा लग रहा है सर। रितु जी, देखिए, मैं जैसे कि हमारे सभी पैनलिस्ट ने कहा, राजन सर ने भी कहा, अजिताभ जी ने भी कहा कि ये जो पूरी स्थिति है उसमें अमेरिका का जो ताइवान के प्रति जो कमिटमेंट है वो बना रहेगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ही निर्णय नहीं है, ये पूरे अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट का निर्णय है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये पूरे विश्व के जो लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं उनका भी एक कमिटमेंट है, हमारे अपने राष्ट्र का भी कमिटमेंट है, क्योंकि यदि चाइना ने ताइवान का फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया तो फिर वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा, उसमें कोई उसे रोक नहीं सकता। और इसी तरीके का अगर उससे फ्री जो है स्पेस मिलता चला गया तो वो साउथ चाइना सी के 90% भाग पर जो है एक अधिकार के लिए भी बढ़ेगा, सेंकाकू आइलैंड्स की तरफ बढ़ेगा, और हमारा जो इधर का भारत का जो क्षेत्र है उसकी तरफ भी वो बढ़ सकता है। तो विश्व के लेकिन मेरे पास एक आंकड़ा आ गया है, मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं उस आंकड़े पर सवाल करना चाहूंगी। अजिताभ सर, एक प्रश्न आपसे, अमेरिका को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन आती है, अगर मार्केट शेयर की बात करें वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर जो है ताइवान में ही माना जाता है, हिस्सा लगभग 25% का जहां ये इंपोर्ट किया जाता है अमेरिका द्वारा। चीन की बात करें वो भी 25%, यूरोपीय संघ EU 12%, 10 से 12% के तकरीबन वो भी ताइवान के ऊपर निर्भर रहता है, जापान 10%, भारत सबसे ज़्यादा प्रमुख खरीदार के रूप में ताइवान के केस में। भारत पर क्या असर पड़ेगा, और अगर आगे चलकर यहाँ पर कुछ स्थिति बहुत बड़े प्रश्नों के घेरे में आती है तो क्या ये आगे जो हम तीसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं कि वो रीजनल तौर पर लड़े जाएंगे, ये उस तरीके का उभर कर आएगा क्या? पूछा है, बट इसको थोड़ा सा ऑप्टिक्स जो होता है वो अलग होता है रियलिटी से। रियल वर्सेस रियलिटी की अगर आप बात करें तो यहाँ पे अमेरिका दिखा कुछ और रहा है। हाँ। और राष्ट्रपति ट्रंप इतने मधुर भी नहीं है, बहुत चतुर हैं वो, और बड़ी चतुराई से चाइना को घेरने की उनकी चाल चली जा रही है। एक तरफ मलक्का स्ट्रीट में उन्होंने घेरने की चाल है, दूसरी तरफ ईरान वेनेजुएला से जो ऊर्जा उनका सप्लाई है, जो फ्यूल है इकोनॉमी का चाइना की, उस पे कंट्रोल की बात है, तीसरी तरफ वो ताइवान को सपोर्ट करते रहे हैं। अभी भी $25 अरब का हथियार का जो एक तरह से अप्रूवल देना है वो जानबूझ के ट्रंप ने रोक रखा है, वो भी कंटिन्यू है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना को वो छोड़ने जा रहा है। चाइना ने जैसे चीनी वायरस की जो बात है, ये वही ट्रंप है जो चीनी वायरस नाम दिया, और उसको वो छोड़ने वाले नहीं है। आप देख लीजिए ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी $18 अरब का इन्होंने हथियार
ताइवान को बेचा है। तो एक तरफ वो देखिए कंटिन्यूअसली, जैसा संजीव जी ने कहा कि भाई अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी तो है, इंडिपेंडेंट की बात वो कभी नहीं करता अमेरिका। वो शायद उसके ये भी होगा विजन में कि कभी एक ऐसा समय आएगा जो ताइवान और चीन दोनों मिल जाएंगे और ताइवान उसको रूल करेगा, जो 1949 से पहले भी था। तो इस तरह के भी ऑप्टिक्स हैं यहाँ पे। आप देख लीजिए, इतना आसान नहीं। आज के डेट में जो आपने चिप इंडस्ट्री की बात की, तो वो ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है, ठीक है 25% है, लेकिन आप ये मत भूलिए आज हमारे प्रधानमंत्री जी नीदरलैंड गए हुए हैं। वहां की एक कंपनी है ASML, जो चिप बनाने, चिप तो ठीक है सबसे ज्यादा ताइवान का TSMC जो कंपनी है वो बनाता है, लेकिन उस चिप के लिए जो मशीन बनती है उसमें एकाधिकार है नीदरलैंड की ASML कंपनी का। अगर 90% दुनिया की सप्लाई वहीं से होती है। रही बात भारत की, तो प्रधानमंत्री का ये दौरा जो खास करके नीदरलैंड जैसे देशों में जा रहे हैं, उसके पीछे यही है कि हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भी डाइवर्सिफाई करें और जो चाइना पे डिपेंडेंसी है उसको कम करें, और इसका प्रयास जारी है। निश्चित रूप से इसमें चैलेंजेज हैं, और अमेरिका अगर वो कहता है तो वो गलत तो नहीं कह रहा है कि ताइवान ने ले लिया या चीन ने ले लिया। वो उसकी छटपटाहट है, आर्थिक रूप से वो कमजोर होता जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये डाइवर्सिफिकेशन इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड उसमें होता ही है। ये दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि चीन अगर इसी तरह से बढ़ता रहा अब, तो वो उसको रोकना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए T3 का मैंने एक बात की थी कि भाई ये एक जो तियानमन चौक पे जो हुई थी लोकतंत्र बहाली की, वहां पे चीन में जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन को भी शुरुआत में अमेरिका ने हवा दी थी। दूसरी तरफ उसने तिब्बत के मुद्दे पे भी हवा दी थी, और ताइवान के मुद्दे पे भी एक मिक्स काइंड ऑफ ढुलमुल नीति बना रखी थी कि सपोर्ट भी करो और दिखने भी ना दो। अभी चूंकि अमेरिका ने ये T3 का है, तीनों को धीरे धीरे स्लो कर दिया है, पीछे कर दिया है। तिब्बत का मामला खत्म हो गया, लोकतंत्र की बात नहीं हो रही है। अगर ताइवान को भी अमेरिका ने छोड़ दिया, अभी भी आपने जो एनालिसिस दिया इसमें ही दो प्रश्न मुझे मिल गए हैं। अभी यूके देवनाथ सर, मुझे ये बताइएगा वो जो एडजॉइनिंग कंट्रीज है, मैं जैसे कि मैप पर देखना चाह रही थी, मैं ये चेक कर रही थी कि कौन कौन से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। ताइवान की क्रॉस अगर देखेंगे पॉलिटिकली भी यहाँ पर बहुत प्रभाव चलता है। आसपास के एडजॉइनिंग कंट्रीज में क्या चल रहा है? अब चाइना अगर कहा जा रहा है बहुत पास में है, अमेरिका दूर है, वहाँ इस वजह से आप निगरानी नहीं रख सकते। अमेरिका अगर ये पॉइंट कोट कर रहा है तो इस लिहाज से तो फिर जापान का एनालिसिस देखिए, ऊपर जापान है, नीचे फिलीपींस है, थाईलैंड है, मलेशिया है। अब ये कंट्रीज क्या एक होंगे क्या ताइवान के लिए? रितु जी, आपने सही फरमाया। देखिए, डिस्टेंस जो है वह अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अफेयर्स में मायने नहीं रखता है। ताइवान के पास अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट का बहुत बड़ा बेड़ा रखा हुआ है जापान के ओकिनावा में, हाँ। जो कि महज 700 किलोमीटर दूर है। यानी देखिए 8 घंटे में अमेरिकन फ्लीट जो है ओकिनावा से सेल करके ताइवान की मदद के लिए आ सकती है। इस तरह से अमेरिका ने 7th फ्लीट का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट दक्षिण कोरिया के बुसान में रखा हुआ है, जो कि महज 1300 किलोमीटर है। तो 1300 किलोमीटर का मतलब है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जो हैं यूएस एयरफोर्स के, वो दक्षिण कोरिया के बुसान से ताइवान महज 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। अब अमेरिका ने 4 मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी के बेस फिलीपींस में बना लिए हैं, और इनकी दूरी ताइवान से मात्र 400 किलोमीटर है। तो आकलन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहें, पेंटागन बहुत क्लियर है कि अगर ताइवान के ऊपर चीन ने डायरेक्ट हमला किया और ताकत का इस्तेमाल करके ताइवान को बचाने की कोशिश की, तो महज 4 से 8 घंटे के अंदर अमेरिकन फोर्सेस जो हैं ताइवान की मदद के लिए पहुंच सकती हैं। पर 10 तारीख को ही तो 10 अप्रैल को ही तो मीटिंग हुई है। आपको बता दें 10 अप्रैल 2026 को ताइवान की ओपोजिशन पार्टी की मेन लीडर अगर शी जिनपिंग से मुलाकात करती है, इसके भी तो बड़े मायने हैं। वहां पर वो क्या चाह रही हैं और ये मुलाकात के मायने क्या थे फिर? जी हाँ, देखिए जब ताइवान अलग हुआ था, 1949 की बात है, जब कोमिंतांग हार गई मेनलैंड चाइना में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जीत गई, माओ जेडुंग जीत गए, तो चियांग काई शेक दौड़ के भाग के शरण लेने पहुंच गए ताइवान।
कोमितांग की जो टॉप लीडरशिप थी वो अपने बचे खुचे मिलिट्री इक्विपमेंट और अपने सपोर्टर्स को लेके पहुंच गए ताइवान। तभी से ही चाइना में एक पॉलिटिकल झुकाव रहा है। जब जब ताइवान में कोमितांग सरकार होती है, जो कि ठीक है, थोड़ा सा प्रो चाइना तो नहीं कहेंगे लेकिन चाइना के साथ झुकाव रखती है, तो चीन उनको सपोर्ट करता रहता है। अभी जो अपोजिशन है वो भी चाइना के साथ मिलकर रहना चाहता है। लेकिन ठीक है, लाई चिंगते की जो सरकार है वो थोड़ा अमेरिका की तरफ अपना झुकाव दिखा रही है। उसका कारण ये है कि चीन बार बार ताइवान को धमकी देता रहता है कि वह अपने को आजाद होने की, इंडिपेंडेंस का जो सपना देख रहा है उसको ना देखे। देखो रितु जी, ये समझना पड़ेगा, अमेरिका भी चीन द्वारा डिक्टेटेड वन चाइना पॉलिसी को मानता है। आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में 20 देशों में जा चुके हैं, लेकिन बतौर राष्ट्रपति वो एज ए स्टेट गेस्ट ताइवान नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाते हैं। और चेंग ली क्यों गई थी वहां पर, किस तरीके की एक खिचड़ी पक रही थी, वो भी एक बहुत प्रश्न योग्य इस वक्त स्थिति है राजन सर। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ऐसा तो नहीं कि दुनिया कोई बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, जताया कुछ जा रहा है कि ताइवान के केस में अभी श्रीवास्तव सर कह रहे थे कि अमेरिका की नीति बदली नहीं है। बेशक से ना भी बदली हो, दिखाया भी कुछ जा रहा हो, लेकिन ऐसा मुझे समझ आता है कि कहीं चाइना के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ी तस्वीर तो नहीं दिखा सकता अमेरिका कि अब तक तो दुश्मनी करके देख ली, कुछ हासिल नहीं हुआ, अब साथ चलकर व्यापार कर लेते हैं ताइवान के सेमीकंडक्टर्स का, वहाँ के सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स का। देखिए, ये आपका जो सवाल है वो बहुत ही रेलेवेंट है, और इसलिए इसको रेलेवेंट है कि देयर इज नथिंग परमानेंट इन जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ आपके परमानेंट नहीं रहती है, एंड एवरीथिंग इज डिक्टेटेड बाय योर नेशनल इंटरेस्ट। अब अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट ताइवान में इसलिए रहता है क्योंकि वो इसको नहीं चाहता कि चाइना पूरा साउथ चाइना सी का कंट्रोल कर सके। दूसरा, ताइवान को जिस तरीके से मदद अमेरिका से मिल रही है, अभी फिलहाल इसको अमेरिका ने एक 11.1 बिलियन डॉलर्स का एक मिलिट्री पैकेज अनाउंस किया है ताइवान के लिए, और इसको अमेरिकन ऑफिसर्स जो उनके फौज के लोग हैं वो इस ताइवान में रेगुलरली ट्रेनिंग उनको देते हैं। और अगर आप एक मिलिट्री एनालिसिस भी करें, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है कि देखिए, अगर यहाँ पे लड़ाई होगी तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे चाइना की जीत हो, क्योंकि ये अगर आप इस ताइवान का एक टेरर एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे जिस तरीके का आपका टेरेन है, और ज़्यादातर आपका अर्बन एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ में लड़ाई करना आसान नहीं होता है, और चाइनीज़ जानते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए बूट्स ऑन ग्राउंड वो करना नहीं चाहते, बिकॉज कैजुअलिटीज बहुत होगी। और ताइवान ने अपनी बहुत बेहतरीन अपनी तैयारी की है, एक थिंक टैंक के साथ में जुड़ा हुआ था ताइवान से, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको चौंका देगी। जिस तरीके से ताइवान ने एक वॉर स्केल में अपनी तैयारी की है, अंडरग्राउंड में अपने सारे हवाई जहाज को ले गए, जहाँ पे आपकी कोई मिसाइल स्ट्राइक्स नहीं हो सकती इस तरीके की, और उनका एमुनिशन वगैरह सब कुछ सिक्योर है आज। और दूसरा, हम ये सैटेलाइट्स की बात करते हैं, दूरिया की बात करते हैं, दूरिया आजकल तो है ही नहीं, क्योंकि आपको सैटेलाइट से आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जैसे हमारे पैनलिस्ट हमारा बता रहे, ओकिनावा में इधर उधर सारी जगह अमेरिका के बेसिस है, और ये चाइना भी जानते हैं। देखिए, नहीं तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि फायदे के लिए, मुनाफे के लिए दुश्मन से भी हाथ मिला रहे हैं, दुश्मन के साथ हाथ आगे बढ़ाते हुए इसका फायदा आप अपने फेवर में टर्न अराउंड करना चाहते हैं। आपने एक लाइन बोली कि परमानेंट कोई दुश्मन नहीं होता ग्लोबल डिप्लोमेसी में, ये उसी तरीके की तस्वीर तो नहीं है क्या? देखिए, बहुत मुश्किल है इसको आंसर करना, बिकॉज आज की डेट में जो ऐसे इसको हालात है उसमें इसको अमेरिका चाइना पे भरोसा नहीं कर सकता है। आई मीन, जिस देश के ऊपर अगर आपका ट्रस्ट ही नहीं है तो उस देश की आप उसकी नीतियों को आप कैसे स्वीकार कर लेंगे? इसलिए अमेरिका
फिलहाल मुझे लगता है अभी की हम सिचुएशन कह सकते हैं, आने वाले वक्त में हमको पता नहीं क्या होने वाला है, बट अभी की जो सिचुएशन अगले 1 साल में जो मैं देखता हूँ, अमेरिका ताइवान का साथ नहीं छोड़ेगा, बिकॉज उसके पास ही एक लीवरेज है। देखिए, हर एक देश एक लीवरेज अपना रखना चाहता है दूसरे देश के अगेंस्ट। आज अगर इसको तिब्बत का भी अगर आप इशू लें और इसको भारत ने तो वो लीवरेज खो दिया एक टाइम पे, तो अगर वो लीवरेज अगर भारत के पास होता है तो वो फिर चाइना को अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए एक सवाल श्रीवास्तव सर आपसे इसी पर कि अगर ये लिवरेज चाइना को अमेरिका को दोनों को साझा तौर पर मिल भी जाए, इससे असर क्या पड़ेगा, पहला प्रश्न। और इसी का एक एडजॉइनिंग पार्ट ये है कि भारत पर, क्योंकि भारत भी बहुत बड़ा इंपोर्टर रहा है वहाँ के तमाम रॉ मटेरियल्स का या सेमीकंडक्टर्स का, उन तमाम प्रमुख देशों में भारत भी शुमार है। अब इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा और ताइवान के पास अभी रास्ता क्या बचता है, क्या कर पाएगा? देखिए रितु जी, चाइना के जो कम्युनिस्ट शासक हैं उनके बारे में मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि वो एक सुंजू, जो चाइना के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर रहे 12वीं-13वीं शताब्दी में, उन्होंने जो एक किताब लिखी द आर्ट ऑफ वॉर, उसमें उन्होंने सीधा सीधा इस बात को लिखा था कि किसी भी युद्ध का सबसे अच्छा आउटकम ये हो सकता है कि वो युद्ध बिना लड़े हुए ही जीत लिया जाए। और वो जो युद्ध बिना लड़े हुए आप कैसे जीतेंगे? आप एडवर्सरी को इतना भयाक्रांत कर दो, इतना अंदर से खोखला कर दो, इतना उसको कमजोर बना दो कि वो आपके समक्ष हथियार उठाने के बारे में सोच भी ना पाए। चाइना इसी नीति पर चलता है। चाइना ताइवान के संदर्भ में भी सुंजू की इसी फिलॉसफी को वो परस्यू करता है। उसमें ताइवान को डराना धमकाना, उसके जो एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का जो आए दिन जो वहाँ के फाइटर जेट्स हैं चाइना के, वहाँ पर मनमाने तरीके से इनकर्जन करते हैं और जाते हैं, उनको भयाक्रांत करके वो चले आते हैं। चाइना जो है पूरे क्या मजबूरी आन पड़ी है कि अब इस पूरे सिचुएशन में जो जो दुश्मन थे सबके ऊपर डोरे डाल रहे हैं, चीन के ऊपर डाल दिया एक, रूस के ऊपर डाल दिया एक, साथ लाइए, अगर अब बीच में नॉर्थ कोरिया कुछ कहता है उसको भी साथ लाइए। सर ये तो डिप्लोमेसी दूसरे टर्म्स में जारी है। अभी अब दुनिया बात करिए विश्व युद्ध की, हम देख रहे हैं कि साझा कदम उठा करके कहीं ऐसा ना हो फिर ईरान के लिए बड़ी मुसीबत हो जाए। देखिए रितु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि चाइना ने जो अपनी मैं पिछली बात कर रहा था उसको मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आपके इस सवाल पे आता हूं कि ये जो चाइना के द्वारा ये जो ताइवान के प्रति जो नीति है उसको ताइवान भी बहुत अच्छी तरह से समझता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज जितने भी विश्व के लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो सभी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। हमारे ऊपर भी चाइना इसी तरीके की नीतियों पर चलता रहा और लगातार हमें भयाक्रांत करने के लिए, हमें अपने दबाव में बनाने के लिए वो स्टिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी हो, अपने क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर करता है। और लेकिन जब भारत अपने क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बढ़ता है तो चाइना को आपत्ति होने लगती है। फिर वो कभी डोकलाम करता है, कभी कोई घटना कर देता है, कभी गलवान कर देता है। तो ये जो चाइना की जो पूरी मंशा है उसको आज का जो विश्व है, लोकतांत्रिक जो विश्व है, बहुत अच्छी तरह समझता है। इसी वजह से चाइना को लेकर के, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या भारत हो और साउथ चाइना सी के राष्ट्र हो, सभी अपनी अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को और अपने डिफेंस पोस्चर को सशक्त और मजबूत बना रहे हैं। वो आपसी कोलैबोरेशन को भी गहरा कर रहे हैं। यदि आज क्वाड का इनिशिएटिव है तो वो चाइना के एलिफेंट इन द रूम चाइना ही है और चाइना को ही ध्यान में रखते हुए क्वाड का इनिशिएटिव सामने आया। भले से हम सीधे सीधे इसको न कहें, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि ये क्वाड का इनिशिएटिव के पीछे का जो रीजन क्या है, आकुश का जो मिलिट्री अलायंस है वो किस लिए आ रहा है। जो आज चाइना, अब आप देखिए तो 90% क्षेत्र है पूरे साउथ चाइना सी का जो चाइना कहता है कि वो उसका क्षेत्र है। अब वहां पर कोई शिप्स गुजरता है तो वहां पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, प्लीज गो ऑफ, इट इज आवर टेरिटरी। कोई फ्लाइट गुजरती है तो वहां पर मैसेज आ जाना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, प्लीज गो ऑफ, यू आर एंटरिंग इनटू आवर एरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो तो अभी एक तरह से होस्टाइल हो चुके हैं वहाँ की हुकूमत। अब ऐसा लगता है कि ताइवान में वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ के। रितु जी एक मिनट में अपनी बात जरा कंप्लीट। हाँ। देखिए मैं ये मानता हूँ कि चाइना के ऊपर लगाम लगाना नितांत आवश्यक है और ये सिर्फ अमेरिका के लिए ये जरूरी नहीं है, ये पूरे लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए बहुत आवश्यक है कि चाइना को चेक में रखा जाए। और चाइना को चेक में रखने के लिए ये जो राष्ट्र है चाइना, ये शक्ति के सामने सिर झुकाता है लेकिन कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। उसकी जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसका इंटीग्रल पार्ट रहा है। आपने कंप्लीट किया तो एक प्रश्न आप ही के स्टेटमेंट से
कमजोरी का बखूबी फायदा उठाता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो कमजोरी तो अभी भी अमेरिका की है। अमेरिका को एक्सप्लॉइट कर पाएगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ रितु जी कि अमेरिका और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो एक ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि एक मेजर पावर रिलेशनशिप है। और मेरा ऐसा मानना है, मैं हमेशा इस बात को एडवोकेट करता हूँ, सभी हर जगह मैं इस बात को मैंने बोलता हूँ कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो मेजर पावर्स के बीच में बने रहना चाहिए, चाहे वो यूएस और चाइना हो, चाहे वो भारत और चाइना हो, विश्व की अन्य महाशक्तियां, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अगर आप नहीं रखेंगे नहीं, तो कभी भी कोई मिसकैलकुलेशन हो सकता है। आपने तो बहुत अच्छे शब्दों में, लेकिन क्या इतने सधे हुए अंदाज में अभी है भी हालात? अजिताभ सर, एक प्रश्न आपसे, इस पूरे सिनारियो में क्या ऐसा मान लें हम कि बलि का बकरा बेकार में ही ताइवान बन गया है? मीटिंग कहीं की हुई, किसी के साथ हुई, ताइवान का मुद्दा उछल गया। देखिए, अभी ताइवान विश्व की 22वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर ताइवान की बात की जाए, आज उसके विदेश मंत्रालय ने क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है कि ताइवान एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट रिपब्लिक है। देखिए डिफरेंस है, चाइना एक ऑटोक्रेटिक है, भले अपने आप को पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक कहता है, बट वो ऑटोक्रेटिक कम्युनिस्ट रेजिम में है, जबकि चाइना में ताइवान देखिए एक पूरी तरह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो वो बहुत बड़ा तफरका है। और अगर ताइवान के लोगों की बात की जाए, उनको हम भूल जाते हैं। ताइवान में अभी 2023 में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार 63% ताइवान के लोगों ने अपने आप को ताइवानी बताया, 31% लोगों ने अपने आप को चाइनीज और ताइवानी दोनों बताया, और सिर्फ 3% लोग थे जिन्होंने अपने आप को चाइनीज कहा। तो पीपल्स ओपिनियन भी मैटर करता है। आप वो देख लीजिए, यहाँ पे रही बात उसको घेरने की, उसको टॉर्चर करने की, आप देखिए अमेरिका शुरू से अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट किया है। आज भी ताइवान के आसपास आप देखिए, सबसे ज्यादा सैनिक अमेरिका के अगर कहीं हैं तो वो ताइवान के आसपास हैं। लगभग 50,000 से ज्यादा सैनिक जापान में उसने तैनात कर रखे हैं। साउथ कोरिया में उसने अपना पूरा लगभग 25,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। तो ताइवान को बचाने की भी मुहिम, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने उसको छोड़ दिया है। हाँ, ताइवान एक छोटा देश है, लगभग 2 करोड़ 30 लाख उसकी पॉपुलेशन है। निश्चित रूप से चाइना उस पर हमेशा से हावी होने की कोशिश किया है, लेकिन अगर उठा के देख लीजिए 1949 से ये 2026 है, अभी तक ताइवान बढ़ता ही गया है, प्रोग्रेसिव रहा है, पीसफुली। चाइना उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हाँ, वर्ल्ड अगर उसको छोड़ देगा तो फिर उस पे खतरा आएगा, और ये खतरा पूरी विश्व व्यवस्था के लिए होगा खतरनाक, नहीं तो न कि सिर्फ ताइवान के लिए। अभी तो ताइवान डेटरेंस वाला जो एक रवैया अगर कहा जाए इस पूरे मामले में, अगर फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे जानूं, तो डेटरेंस इतना इधर कितना दिखा पाएगा ताइवान? क्या ये उतना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो पाएगा, या ये भी वैसा ही एक रिस्ट्रेंट मात्र रहेगा? देखिए, पूरा विश्व, दुर्भाग्य ये है कि ट्रंप की कई गलतियों की वजह से डेटरेंस जो था, जैसे मैंने कहा 3T, तो जो डेटरेंस था चाइना के अगेंस्ट में, उसको कमजोर कर दिया। उसके लोकतंत्र की मुहिम चाइना में चली, उस पर इन्होंने आगे उसको बढ़ने नहीं दिया। तो गलती तो विश्व व्यवस्था की है, और उसमें ट्रंप ने जो अपनी कुनीतियां मैं कहूंगा, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कमजोर किया है कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से ये उस पे चाइना पे पकड़ धीरी होती जा रही है। और इसका परिणाम हम देख रहे हैं कि ड्रैगन आज बड़ी तेजी से चल रहा है, और विश्व व्यवस्था को वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे में डालने की स्थिति में होगा। आज एक छोटा सा ईरान इतना ट्रबल कर रहा है, तो अगर चाइना इस तरह से बढ़ गया तो सोचिए विश्व व्यवस्था की क्या होगी, कहां जाके रुका है। हांगकांग आज चला गया, तिब्बत चला गया, आगे क्या? और भारत में भी इस तरह की कई, डोकलाम से देख लीजिए गलवान तक क्या हुआ। क्या चाइना की जो महत्वाकांक्षा है वो रुकेगी? कौन रोकेगा? तो चाइना विश्व को नहीं वो रोकेगा कौन? वही तो सवाल है। अभी भारत के फेवर में भी अगर ये सवाल पूछा जाए तो चाइना को रोकना बहुत जरूरी है। अगर चाइना को नहीं रोका गया तो वो अपनी विस्तारवादी नीति को इस तरीके से हावी कर सकता है कि ताइवान तो ताइवान, इसके अलावा और जो एडजॉइनिंग जगह है, अलग अलग सिटीज है, अलग अलग शहर है, रीजन्स है, टेरेन्स है, उन पर भी अपना दावा ठोक सकता है। यूके देवनाथ सर, कितना आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? ऋतु जी, चीन जो है बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ रहा है। जब वो विश्व के अलग अलग जगह पर अपना दावा ठोकता है तो उसको मालूम है कि जहां जहां उसे अपना प्रभुत्व चाहिए
वहां पे वो ट्रेड, बिजनेस, व्यापार और इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आगे बढ़ रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी कंट्री को आप देख लीजिए, बर्मा से लेके म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, सब जगह चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो चाइना समझ गया कि जरूरी नहीं है कि वहां पर उसको जाकर अपनी आर्मी, नेवी को भेजकर फिजिकल कैप्चर करना है। आज अफ्रीका के देशों में देख लिया, अफ्रीका के ज्यादातर देशों में इसके पहले कि अमेरिका अपनी पैठ बनाता, चीन घुस के अफ्रीका के देशों में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर चुका है। आज अफ्रीका के जितने देश हैं वो अपनी गवर्नेंस के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइनीज सलाहकार, नहीं, बट क्या ये बेइज्जती है कि नहीं, एक शब्द में, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है मेरे पास, यूके देवनाथ सर, बेइज्जती है कि नहीं अमेरिका के लिए? यस और नो? हाँ, बेइज्जती। अमेरिका व्यापार करना चाहता है, 200 बोइंग बेच दिए हैं, इससे ज्यादा उनको और कुछ नहीं चाहिए। एक प्रतिक्रिया छोटी सी, श्रीवास्तव सर, समय जरा कम है। हाँ, देखिए, मैं ऋतु जी एक बात मैं कहना अवश्य चाहता हूँ कि ताइवान के ऊपर यदि चाइना ने किसी तरीके का फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करने की हिमाकत की तो उसका जो रिस्पांस है वो तो ताइवान तो स्वयं देगा ही। लेकिन अभी नहीं आपने नहीं, देखा पर कि बेइज्जती जापान की यूएस के लिए है कि नहीं? मुझे बस यस और नो में इस पे जवाब चाहिए। बेइज्जती है कि नहीं इंटरनेशनल ऑर्डर में? नहीं, कोई, मुझे नहीं लगता कोई बेइज्जती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि चाइना के साथ बातचीत कर रहा है तो उसको कमजोरी कहीं से ना समझा जाए। ठीक है, और चाइना आप सभी जुड़े, अगर वक्त अमेरिका मेरे पास को जरा कमी है, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। आप सभी कनेक्ट हुए इसके लिए शुक्रिया, कीमती राय अपनी दी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।